नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती मैं और मेरा व्याकरण में से इकाई 1 भाषा विचार का अभ्यास करेंगे। भाषा। अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार आदि हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? तो उत्तर है, वह साधन है भाषा। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में, इस अवधारणा में कहने का मतलब यह है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मस्तिष्क यानी अपने दिमाग के विचारों और भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है, मतलब लेन देन की प्रक्रिया करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। उसमें पहली मौखिक भाषा, जब वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। यानी जो भाषण देने वाला होता है, वक्तव्य बोलने वाला जो होता है, वो अपनी बात बोलकर कहता है, जबकि सामने वाला जो होता है, सुनने वाला यानी श्रोतागण, वो उसकी बात को सुनकर समझता है। वही जो भाषा का रूप है वो मौखिक भाषा का रूप कहलाता है, यानी उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप है। दो लिखित भाषा। जब एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को कागज़ पर लिखता है, यानी कागज़ पर अपनी बात प्रस्तुत करता है, तभी जो दूसरा व्यक्ति होता है उस कागज़ पर लिखी हुई बात वो पढ़ता है और समझता है, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। मातृभाषा। मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यहाँ मातृ प्लस भाषा यानी माता द्वारा प्राप्त भाषा। जन्म के बाद बालक यानी बच्चा बड़ा होता है और अपनी माँ और परिवार के सदस्यों से जो बोलने की भाषा सीखता है, वही मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यानी जिस बच्चे की माँ अगर गुजराती भाषा बोलती है तो वही भाषा बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र अर्थात देश, यानी देश की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी वह भाषा जिसका प्रयोग जो देश है, जो एक देश के अधिकांश लोग उसमें रहने वाले, निवास करने वाले लोग उसका प्रयोग करते हैं,
वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हिंदी को ही क्यों हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है, उसका यहाँ उदाहरण दिया गया हो हमें समझना जरूरी कि ज़्यादातर हम देखें तो भारत के अधिकांश जो रहने वाले लोग हैं 70% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार के रूप में या किसी न किसी कार्य के रूप में हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं, और इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और भारत का अधिकांश जो लोग हैं निवासी है, वो ज़्यादातर हिंदी भाषा को समझ लेते हैं और अपना व्यवहार भी कर सकते हैं सरलता से, चाहे वो किसी भी कोने का हो, और इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। राज अर्थात शासन और शासन की भाषा, यानी शासन की धुरा जिस भाषा के द्वारा चलती है अर्थात राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य मैंने पहले ही थोड़ा कह दिया कि देश का शासन चलाने के लिए सरकार के जो अलग अलग कार्यालय है, अलग अलग जो क्षेत्र है, उसमें कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही राजभाषा कहलाती है। यहाँ एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए यहाँ कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा ज़्यादातर देखा जाए तो भारत के निवासी अपने जीवन व्यवहार से लेकर बहुत सारे कार्यों में उपयोग में लेते हैं, जबकि राजभाषा जो शासन के कामकाज के लिए सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है, और वही राजभाषा। इसलिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, अलगाव है। छात्रों, एक बात हमें यह भी जान लेनी चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी जब हमारे देश में आज़ादी के बाद संविधान की रचना हुई और उसी संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर को जब संविधान पढ़ा जा रहा था, तब 14 सितंबर के दिन 1949 के समय ये अनुच्छेद पढ़ा जा रहा था, और तभी उसी के दौरान 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और तब से हम प्रति वर्ष इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा, वह संपर्क भाषा कहलाती है। यानी हमें एक दूसरे का संपर्क करना है और उसके लिए जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वही संपर्क भाषा कहलाती है। कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण करने के लिए, हमारे विचार पहुंचाने के लिए, संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। यानी समय के साथ भाषा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, इसलिए देश में किसी शब्द का, किसी वाक्य का नहीं, लेकिन किसी शब्द का एक ही रूप से मतलब और लिखने का तरीका समान हो, इसलिए
जो शिक्षित जन है और जो विद्वान है, उन्होंने कुछ शब्दों को, कुछ वर्णों को मानक रूप प्रदान किया, यानी वही तरीके से उसको लिखना है, वही तरीके से उसकी वर्तनी का प्रयोग करना है। और जो उन्होंने निश्चित मानक रूप तैयार किया है, उसको हम मानक रूप कहते हैं, भाषा का मानक रूप कहते हैं। यहाँ एक तालिका में अमानक रूप और मानक रूप दिए गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि द और यहाँ द दोनों में अलगाव है वर्तनी की। यहाँ व्यंजन दिए गए हैं, अमानक रूप यहाँ दिए गए हैं और मानक रूप यहाँ हम देख सकते हैं। उसी तरह शब्द में भी पहले कैसे शब्द हम लिखते थे, लेकिन उस शब्दों की वर्तनी में एक रूपता है, इसलिए विद्वानों ने ये मानक रूप यहाँ दिए हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करेंगे। संविधानों में, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो हम यहाँ देखेंगे। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये हमारे संविधान में प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखा जाए तो हमारा देश जो है अलग अलग राज्यों में विभाजित है, उसकी अलग अलग भाषाएं हैं, इसीलिए उन सभी को भी यहाँ स्वीकार करके यहाँ प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। छात्रों, मुझे लगता है कि यहाँ मैंने जो भाषा के रूप, भाषा की परिभाषा और अलग अलग संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, ऐसे अलग अलग भाषाओं को समझाने का प्रयत्न किया, तो आपको शायद समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और भाषा विचार का जो पाठ है, जो इकाई है, उसका जो दूसरा भाग है, हम दूसरे वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।